हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा HECP का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल हम पढ़ चुके हैं जो कि फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, और नॉन कम्युनिकेबल वो हैं जो ऐसे पर्सन टू पर्सन फैलती नहीं हैं। ठीक है, द डिसीज विच आर नॉट transmitted from man to man, animal to animal, but may be caused due to multiple reasons, but काफ़ी कारणों की वजह से हो सकती है, लेकिन ऐसे स्प्रेड नहीं होती जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस स्प्रेड होती थी। एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास, कैंसर आ गया, डायबिटीज़ आ गया, नाइट ब्लाइंडनेस आ गया। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के। फर्स्ट हमारे पास आता है कौन सा, कैंसर। ठीक है, तो कैंसर क्या है? कैंसर इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस करेक्टराइज्ड बाय अब नॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स विद एबिलिटी ऑफ इन्वेड एंड डिस्ट्रॉय एडजेसेंट टिश्यू एंड इवन डिस्टेंट ऑर्गन्स। जैसे कि फॉर सपोज ये बॉडी का पार्ट है कोई, ठीक है, यहाँ पर सेल्स थे, ये सेल्स ने क्या हो गया, अब नॉर्मली ग्रो करने लग गए, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ग्रो कर लिया, डिवाइड करने लग गए, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, मास बना लिया। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, दूसरी ऑर्गन्स में भी इन्होंने फैलना स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ नोन एज कैंसर। इसको क्या बोलते हैं, कैंसर। जब अपने ही सेल्स अब नॉर्मली, ठीक है, अनकंट्रोल्ड, बिना रुके ग्रो करते रहते हैं और इन्वेड कर सकते हैं। इन्वेड मतलब दूसरी जगह भी जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं अपने साथ वाले टिश्यूज़ को और दूसरी ऑर्गन्स को भी। इस टाइप को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं कैंसर के? यूज़ ऑफ टबैको, अगर हम टबैको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से लंग का कैंसर, फेरिंग्स का कैंसर, माउथ का कैंसर, ये सब हो सकते हैं। अगर हम शराब पी रहे हैं, ठीक है, तो लिवर कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर हो सकता है। और अगर हम हाई डाइट ले रहे हैं, ठीक है, हाई फैटी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो वो ब्रेस्ट कैंसर भी लीड कर सकती है। ठीक है, और हमारा रहना सहना कैसे है, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारे कस्टम्स कैसे हैं, वो सारा रिलेशन शो करते हैं कैंसर के साथ। अगर हम बैठे रहते हैं एक जगह पे, एक्टिविटी नहीं करते हैं, सो अल्टीमेटली इट विल समहाउ लीड एज अ रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर। ठीक है, एक्सपोजर टू केमिकल्स, अगर केमिकल्स के एक्सपोज में आ रहे, कंटैक्ट में आ रहे, जैसे बेंजीन हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, तो वो भी कैंसर को कॉज कर सकता है। जो सनलाइट है, काफ़ी देर धूप में बैठना, रेडिएशंस है, वो कैंसर ऑफ स्किन कर सकती हैं। एयर पॉल्यूशन है, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन है, वो भी कैंसर डेवलप कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी कल पढ़ा था जो हमने, आई मीन टू से कम्युनिकेबल डिसीज़ में पढ़ा था, वो भी क्या कर सकते हैं, कैंसर ऑफ लिवर कॉज कर सकते हैं। वो लिवर को अफेक्ट करते थे ना। जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो कि मतलब अगर जनरेशन में किसी को पहले कैंसर हुआ हो तो मे भी चांस होता है डेवलप होने का कैंसर। ठीक है, और यूज़ ऑफ ड्रग्स सच एज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, वो ब्रेस्ट कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकता है फीमेल्स में। सो दीज आर द फ्यू कॉजेज़ ऑफ कैंसर, कि किन किन वजह से कैंसर हो सकता है। अब है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर। कैंसर से बचा कैसे जा सकता है? प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सी प्रिवेंशन होती है? जो बीमारी होने से पहले आप प्रिवेंशंस ले रहे हो जनरली, जैसे तंबाकू नहीं लेना चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, ठीक है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी हाइजीन मेंटेन करके रखनी चाहिए, रेडिएशन ज़्यादा में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और जो वर्कर्स हैं इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उन्हें कार्सिनोजेनिक मतलब कार्सिनोजेनिक जो कैंसर कॉज कर सकते हैं केमिकल, उनसे दूर रखना चाहिए। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण करना चाहिए। ठीक है, फूड या ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसे टेस्ट करना चाहिए, कहीं वो कैंसर कॉज तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जल्दी से जल्दी डिटेक्शन करके उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, और लॉ होने चाहिए कि कार्सिनोजेंस, उन चीज़ों के अगेंस्ट जो कि कैंसर कॉज कर रहे हैं, और लोगों को कैंसर एजुकेशन देनी है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है कैंसर। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन मतलब अगर कैंसर हो गया तो क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन कराओ कैंसर केसेस की हॉस्पिटल में। ठीक है, अर्ली जल्दी जल्दी डिटेक्ट करो, उसे स्क्रीन कराओ और उसे ट्रीटमेंट दो। ठीक है, जैसा भी उसका कैंसर है उस अकॉर्डिंग उसे ट्रीटमेंट दो। ठीक है, फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैंसर, कितनी तरह के कैंसर हैं। तो पहला इन्होंने दिया है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या है? दीज आर डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स। जो हमारी बॉडी के एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल सेल्स हैं, अगर उनमें कैंसर हो रहा है तो उन्हें बोलते हैं कार्सिनोमास। जैसे कि स्किन कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर हो गया। ठीक है, फिर आता है सार्कोमास। सार्कोमास क्या होता है? दीज कैंसर डेवलप इन कनेक्टिव टिश्यू, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ में हो रहे हैं और मीजोडर्म में हो रहे हैं, जैसे कि बोन कैंसर, तो उन्हें हम बोलते हैं सार्कोमास। ठीक है,
फिर आते हैं हमारे पास लिम्फोमास। लिम्फोमास कहाँ से, नाम से ही पता लग रहा है लिम्फ ग्लैंड्स में होंगे और इसमें जो एनलार्ज हो जाएंगे हमारे लिम्फोसाइट्स, बड़े हो जाएंगे और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है हमारे पास ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर भी, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्लड कैंसर भी है। ब्लड टिश्यू में डेवलप होता है, WBCs वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं और RBCs इसमें कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द बिनाइन ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली बताऊं बिनाइन ट्यूमर हिंदी में क्या होता है, तो बिनाइन ट्यूमर वो कैंसर है जो कि आसे पासे या बिल्कुल साइड वाले ऑर्गन्स या कहीं और नहीं फैलता है, जहां ओरिजिन है इसका, जहां से ये फैला है, मतलब जहाँ हुआ है वहीं पर ही रहेगा। और मैलिग्नेंट ऑन द अदर साइड क्या होता है, वो डिस्टेंट ऑर्गन्स में, दूसरी ऑर्गन्स में फैलता है और अपने जो साथ वाले टिश्यूज़ हैं उनको भी कैंसरस बना देता है, ठीक है। तो बिनाइन की बात करें तो बिनाइन कैसा होता है, स्लोली ग्रोइंग मास है, बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करता है, ठीक है। और दूसरा होता है रैपिडली ग्रोइंग मास, वो जल्दी जल्दी ग्रो करता है, ठीक है। बिनाइन की बात करें तो क्या है, रेगुलर सरफेस है कि फिक्स है वो, ठीक है, कैप्सूल में है और डीप स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट नहीं होता। जो मैलिग्नेंट है वो तो इधर उधर फैल रहा है ना, तो इरेगुलर सरफेसेस एंड नॉन कैप्सुलेटेड है और डीप स्ट्रक्चर से अटैच होता है, ठीक है। ये है नॉन इन्वेसिव टू अनदर ऑर्गन और टिश्यू, मतलब नॉन इन्वेसिव है, दूसरे अपने साथ वाले ऑर्गन्स या टिश्यूज़ को अफेक्ट नहीं करता है। और ये हमारा कैसा होता है, इन्वेसिव होता है, ये दूसरों को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है नो स्प्रेड और मेटास्टेसिस, मतलब ये फैलता नहीं है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, फैलता है, ठीक है। फिर है वेल डिफ्रेंशिएटेड ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये हमारा वेल डिफरेंशिएटेड है, अच्छे से डिफरेंशिएट हो रखा होता है, हमें पता है इसकी बाउंड्रीज क्या है, इधर इधर है। ये हमारा पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है, मॉडरेटली और वेल डिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। नो रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, अगर कोई सर्जरी करवा दी हमने, इसको निकलवा दिया, तो दोबारा होने के इसके बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन ये रीअकर दोबारा हो सकता है सर्जरी के बाद भी, ठीक है। नो ब्लीडिंग इन कट सर्फेसेस, जो कट सर्फेसेस हैं वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन अगर कट सर्फेसेस मैलिग्नेंट में हैं तो उनमें ब्लीडिंग होती है, ठीक है। नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स ओमा, जिनमें ओमा लगता है पीछे, वो वाले हमारे बिनाइन ट्यूमर होते हैं, और नेम बाय एडिंग सफिक्स सार्कोमा और कार्सिनोमा, तो वो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं हमारे, ठीक है। फिर है स्लाइट प्रेशर इफेक्ट ऑन द नेबरिंग ऑर्गन, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत प्रेशर डालता है, हल्का सा इफेक्ट डालता है नेबरिंग ऑर्गन पे, और ये तो पूरा का पूरा इफेक्ट डालता है नेबरिंग ऑर्गन पे। अगर सिंपली बात करें तो जनरल डिफरेंस है, वो फैलता है, वो फैलता नहीं है, ठीक है। वो मतलब इन्वेड नहीं करता है दूसरे ऑर्गन्स को, वो इन्वेड करता है। ये हमारा मेजर फ़र्क होता है बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में, ठीक है जी। फिर है हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटिस। अब डायबिटीज़ मेलाइटिस मधुमेह की बीमारी बोलते हैं इसको। डायबिटीज़ क्या है, इज़ अ ग्रुप ऑफ डिसीज़ है जो कि करेक्टराइज्ड होता है बाय स्टेट ऑफ क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, ब्लड में जो शुगर है या ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का लेवल जब ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है। अब टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, जिसको हम IDDM टाइप 1 बोला जाता है। फिर होता है दूसरा हमारे पास नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक मेलाइटिस, जो कि इंसुलिन पे डिपेंड नहीं करता है, वो होता है NIDDM टाइप 2, ठीक है जी। क्या क्या कारण होते हैं डायबिटिक मेलाइटिस के। इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन क्या होता है, हमारा एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियाज निकालता है, जो कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या कर देता है, कम कर देता है। बट अगर उसकी कमी हो जाए तो वो कोई कम नहीं होगा ग्लूकोज का लेवल कम करने वाला, ठीक है। तो फिर क्या है, हमें ज़्यादा लेवल हो जाएगा ग्लूकोज का ब्लड में, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर एक्सेसिव इंटेक ऑफ एल्कोहल कोई ज़्यादा ले रहा है, अगर कोई शुगर ज़्यादा ले रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, या कोई केमिकल एजेंट्स है जैसे एलॉक्सन, जो कि हमारे बी सेल्स हैं, हमारे इंसुलिन को निकालते हैं, तो अगर वो बी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है तो भी इंसुलिन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन बनेगा नहीं, है ना। वो स्ट्रेस, किसी को टेंशन है, कोई सर्जरी हुई है तो भी हो सकता है, कोई जेनेटिकली चल रहा है, हेरिडिटी से है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई रेस्ट नहीं कर रहा है और किसी की किडनी फेल हो रही है, तो ये हमारे कुछ कारण हैं किसके, डायबिटीज़ मेलाइटिस के,
ठीक है। बचा कैसे जा सकता है? टू अवॉइड कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। ओबेसिटी, अपने मोटापे का ध्यान रखना चाहिए। डाइट का ध्यान रखना चाहिए, शुगर कंट्रोल में लेनी चाहिए। मैक्सिमम एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसे नॉर्मल लेवल में रखें, ठीक है। अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करके रखें, जितना आपके हाइट के अकॉर्डिंग वेट है उतना ही रखें, ठीक है। ग्लूकोज लेवल को चेक करें आप बार बार, ठीक है। स्ट्रेस से दूर रहें, स्ट्रेन से दूर रहें। मैरिज काउंसलिंग ले ताकि आप अवॉइड कर सकें उन पर्सन से शादी करना जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ चलती आ रही है, ठीक है। एंटी डायबिटिक ड्रग्स लें, जैसे इंसुलिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, ये एग्जाम्पल्स है किनके, एंटी डायबिटिक ड्रग्स के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होता है? WHO रिकमेंडेड डेफिनेशन ब्लाइंडनेस की, ब्लाइंडनेस इज एन इनएबिलिटी टू काउंट फिंगर्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अगर आप 3 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस पे खड़े हो, इवन इन डे लाइट, यहाँ पे डे लाइट नहीं लिखा बट मैं बता रही हूँ कि डे लाइट में भी, भरे दिन में भी अगर आप 3 मीटर की दूरी से अपनी फिंगर, उंगलियाँ काउंट नहीं कर सकते हो, तब उसे कहते हैं ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो क्या क्या डिसीजेज़ हैं जो कि कॉज करती है, क्या क्या बीमारियां हैं जो ब्लाइंडनेस कॉज करती हैं? एक तो कैटरेक्ट हो गया 62.6, मोतियाबिंद कहते हैं जिसको, मोतिया हो जाता है आँख में तो वो कैटरेक्ट हो गया। कोई रिफ्लेक्टिव एरर है, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, चश्मा नहीं लगवाते हो तो उससे ब्लाइंडनेस हो जाती है। ट्रैकोमा हो सकती है, कल हमने कम्युनिकेबल में हमने पढ़ा था, ग्लूकोमा, ठीक है, आँख में हमारा आईओपी राइज हो जाता है। कोई कॉर्नियल प्रॉब्लम है, कॉर्निया की कोई प्रॉब्लम है, कोई आई में ट्यूमर हो जाता है, कोई इंजरी या सर्जरी है, कोई अदर कॉजेज़ है, तो ये सारी हमारी बीमारियां हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लाइंडनेस लीड करती हैं। और क्या कॉजेज़ है? पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज, जो फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, वो भी आई इंजरीज़ के खतरे में है। अगर रेडिएशंस हैं, एक्सरेज, यूवी रेज, उनकी वजह से भी, अगर हम उनके एक्सपोज में आ रहे हैं उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। कंजेनाइटल डिसीज़ेज़ हैं, कोई बचपन से डिसीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, बीपी ज़्यादा है, नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है, वो भी ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है। और सीवियर बर्न्स है, किसी को बर्न्स हो जाते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग इरिटेंट लाइक एसिड वगैरह आँख में चला जाता है तो वो भी अंधा कर देता है, ठीक है। बचा कैसे जा सकता है? अच्छा खाओ, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखो, आँख की प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, कोई डिसीज़ हो जाती है। जो फैक्ट्रीज वेल्डिंग में है उन्हें विटामिन ए के सप्लीमेंट्स दो, ठीक है, उन्हें ऑइंटमेंट्स दो, टेट्रासाइक्लिन के, और आई बैंडेजेस दो, ठीक है। कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए कैटरेक्ट डिटेक्शन के लिए। आई बैंक्स होने चाहिए जो कि आई डोनेट करे, ठीक है। एजुकेशन दो लोगों को, ठीक है, और पीपल को एजुकेट करो अबाउट क्या क्या बीमारियां हैं, कैसे बचा जा सकता है, वो सब चीज़ों से, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर डिसीज़। कार्डियोवास्कुलर मतलब दिल की बीमारियां जो भी हैं, ठीक है। दीज आर द डिसीजेज रिलेटेड टू हार्ट से रिलेटेड है, और ब्लड वेसल्स, उनके वहाँ जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहे हैं उनसे रिलेटेड है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज में आ जाता है हमारे पास डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट आ जाते हैं और डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड वेसल्स आ जाते हैं, ठीक है। हार्ट में आ जाता है एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा, रूमेटिक हार्ट डिसीज़, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एरिथमिया, हार्ट ब्लॉक, इश्चेमिक हार्ट डिसीज़। और ब्लड वेसल्स में आ जाता है जो आर्टरी की बीमारी है, आर्टराइटिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस, और वेन का है जो वेरिकॉज वेन, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण होते हैं कार्डियोवास्कुलर? अगर आप स्मोक कर रहे हो, ठीक है, बीड़ी पी रहे हो, हाइपरटेंशन, बीपी ज़्यादा है, अगर आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर डायबिटीज़ है, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, अगर आप शराब पी रहे हो, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हो, एज, सेक्स, फीमेल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनालिटी, अगर एज आपकी ज़्यादा है, सेक्स आप मेल में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फीमेल, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री है, और पर्सनालिटी आपकी कैसी है, हेरिडिटरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, लाइफस्टाइल आपकी आदतें कैसी हैं, वो सारी चीज़ें हमारा कॉज करती हैं क्या, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ेज़ को, ठीक है। बचा कैसे जा सकता है? फैट इंटेक, फैट कम से कम लीजिए, सैचुरेटेड फैट कम से कम लीजिए, मतलब फास्ट फूड्स वगैरह कम लीजिए, कोलेस्ट्रॉल कम लीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां और फ्रूट्स खाइए, ठीक है। अल्कोहल कंजप्शन नहीं करनी चाहिए, कम से कम नमक खाइए, ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइजेस करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखो, और इमोशनल अपनी स्टेबिलिटी रखो, और बैलेंस डाइट लो। तो ऐसे कुछ कारणों से हम बच सकते हैं, किससे? कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? बीपी का ज़्यादा हो जाना। WHO डिफाइंड हाइपरटेंशन एज सिस्टोलिक, ऊपर का प्रेशर ग्रेटर देन 160 mmHg, नीचे का आप बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, वो होता है हमारा 95। अगर 160/95 है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। वैसे नॉर्मल कितना होता है? 120/80, ठीक है।
टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, दो तरह के होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी को हम असेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? इट इज़ टाइप ऑफ हाइपरटेंशन ऑफ विच एग्जैक्ट कॉज इज नोट ऑन, जिसका कारण हमें नहीं पता बट हो जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल नैरो वगैरह हो गई तो उस वजह से हो सकता है, बट हमें एग्जैक्ट कारण नहीं पता होता है। और सेकेंडरी हाइपरटेंशन है कि कोई और चीज़ थी, जैसे कोई किडनी की बीमारी थी, कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर था, कोई टॉक्सीमिया था प्रेगनेंसी का, तो उसकी वजह से अगर बीपी बढ़ रहा है तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी हाइपरटेंशन, ठीक है। कॉजेज़ बिल्कुल सेम आ जाएंगे हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स वाले, जैसे कि रीनल डिसऑर्डर्स हो गया, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो गया, एज, जेनेटिक फैक्टर, मोटापा हो गया, ज़्यादा नमक खाना, फैटी डाइट ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो, कोई स्ट्रेस है, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, शोर शराबा ज़्यादा है, तब भी हो सकता है, ठीक है। बचा कैसे जा सकता है? वही इन सबको उल्टा कर दो कि फ़ैट नहीं लेना, एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल नहीं लेना, नमक कम से कम लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं लेने, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट करनी है और हेल्थ एजुकेशन देनी है। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। जो कॉजेज़ हैं इनका एग्जैक्ट उल्टा कर दो कि ये चीज़ हमें करनी है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। बहुत इजी एंड छोटा चैप्टर है और सब में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, ठीक है। कॉजेज़ एक बार याद हो गए तो उसी का उल्टा करके हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बना सकते हैं, ओके। सो होप आपको सब समझ आ गया। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।